Hello everyone. So after a long time I am taking class. I am so sorry for that. So from now the classes will be regular and I am so sorry for uploading this class so late. अभी हम regular classes लेंगे and मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कौन से सब्जेक्ट्स आपके CA फाउंडेशन के लिए मैं आपको पढ़ाऊँगी. लेट्स डिस्कस दैट. सो मैं आपको BCK पढ़ाऊँगी, ठीक है. देन आई विल बी टीचिंग यू लॉ एंड देन आई विल बी टीचिंग यू BCR. ये तीनों सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे अब मेरे इस चैनल पे. तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स रेगुलरली. एंड ऑल्सो आई हैव अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम विच यू कैन ज्वाइन सो दैट यू कैन गेट ऑल माई नोट्स विच वॉट एवर वी डू इन द क्लास. हम जो भी क्लास में करेंगे आपको वो नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. तो आज ये जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज़ फॉर नवंबर बैच जो अभी नवंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं. तो हम उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा करेंगे. और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, अगर आपको क्लियर करना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी मुझे पूछ सकते हैं. आई विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स. ओके. तो बिफोर स्टार्टिंग सिंस ये आज मेरा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम टेकिंग क्लास और ये एक नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेश. सो हम पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं इन द फ्यूचर. सो फर्स्ट जो सब्जेक्ट मैं करवा रही हूँ आपको वो हम BCK से स्टार्ट करेंगे. बिकॉज ये आपका 40 मार्क्स कवर करेगा. ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी ये आपके इकोनॉमिक्स के साथ आता है. इकोनॉमिक्स आपने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ा होगा. अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आई एम श्योर आप पढ़े होंगे. तो इट्स वेरी इजी. आपके क्लास 12 का सिलेबस जैसा सेम है. नथिंग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको फोकस करना है. अगर आप क्लास 12 में अगर आपका बेसिक कंसेप्ट्स बना हुआ है तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम फॉर CA फाउंडेशन. ओके. अब आता है BCK सिंस बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट, एकदम न्यू है आपके लिए, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स कि कैसे ये रिलेट करता है एंड ऑल दैट. सो हम उसको डिटेल में करेंगे. पहली चीज़ ये 40 मार्क्स आपका MCQ है. ये आपको ऑलरेडी पता है. दिस इज़ MCQ मतलब आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे. यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड विच इज़ वेरी ईजी. For this subject it is very easy. Why am I saying this? I am saying this because मैं आपको पढ़ाऊँगी. I will be giving you notes. मैं आपको notes देने वाली हूँ, ठीक है ना. So ये notes ही आपके लिए enough है to answer all the MCQs that will come in your exams. We will be practicing. I will be giving you questions as well after every chapter. हम कुछ questions solve करेंगे, कुछ MCQ solve करेंगे ताकि आपका confidence build हो कि जो भी हम कर रहे हैं क्लास में क्या वो sufficient है या नहीं है. फर्स्ट चीज़ ये. सेकंड, मैं सिर्फ मॉड्यूल के सिलेबस को फॉलो करने वाली हूँ. आपको कोई और फॉर CA फाउंडेशन यू डू नॉट रिक्वायर एनी अदर रेफरेंस बुक. यू डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स. अगर आप मॉड्यूल को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, एकदम थरली पढ़ लेते हो, तो गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकती हूँ आप अपना CA फाउंडेशन क्लियर ज़रूर करोगे. ठीक है, ये वाला पॉइंट था. नेक्स्ट है कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे. तो मैं नोट्स दूंगी आपको या हम कैसे करने वाले हैं. तो मैं क्लास में व्हेन आई राइट यू कैन राइट विथ मी. ओके, you can pause because I will not be taking live classes due to streaming issues and all because बहुत disturbances मेरे पहले के batches में हुआ है. तो mostly I prefer not to take live classes in case we do any marathon or we do any revision और in case आपको ज़रूरत पड़े तो you need to tell me that. ठीक है. तो मैं क्लास में नोट्स देती रहूँगी. आप उसको साथ साथ लिख सकते हो या तो जब मैं क्लास ओवर हो जाएगा आई विल अपलोड द नोट्स ऑन माई चैनल, ऑन माई टेलीग्राम चैनल. तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. सिंपल एज दैट. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद एंड अच्छा BCK में कितने चैप्टर्स है आपके? 6 चैप्टर्स है. ठीक है. एंड अगर आप बोलो कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा को ज़्यादा वेटेज देना है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये 6 के 6 चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एज सच जो मैं लास्ट पेपर्स देख रही हूँ, कभी कोई चैप्टर से 10 मार्क्स आते हैं, कोई चैप्टर से 12 मार्क्स आते हैं, कोई चैप्टर से 8 मार्क्स आते हैं, फिर उसी चैप्टर से 10 आ जाते हैं. तो बेसिकली इफ़ यू आस्क मी ऑन एन एवरेज ऑल द 6 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट. सो यू कैन गिव इक्वल वेटेज टू ऑल ऑफ देम. तो हम कोई पर्टिकुलर चैप्टर को ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे कि यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है. एंड इट्स वेरी इजी. यू विल गेट टू नो कि कितना स्कोरिंग है आपका ये BCK सब्जेक्ट. इट्स वेरी स्कोरिंग. अगर आपने ये 40 मार्क्स, आप समझो मेरी बात को, आपका ये 40 मार्क्स BCK से है एंड 60 मार्क्स आपका इको से है. ठीक है ना. अगर कोई बच्चा इको में थोड़ा
नहीं समझ आ रहा, उनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है, तो अगर आपका बीसी के एकदम थरो है ना, तो आप ऑटोमेटिकली ये 40 मार्क को गेन कर सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज ये टॉपिक ही इतना सिंपल है, इट्स सो सिंपल, मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है. इफ़ यू अंडरस्टूड यू विल बी एबल टू आंसर इट. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बीसीके. हम फर्स्ट चैप्टर ऑफ बीसीके करेंगे अभी. एंड सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, थोड़ा ट्रबल आपको हो सकता है टू रीड, बट सिंस आई विल बी डिक्टेटिंग एज वेल, सो आई होप इट वोंट गिव यू मच ऑफ अ प्रॉब्लम. सो लेट्स बिगिन नाउ. जो फर्स्ट चैप्टर है आपका ये है, and also basically I teach offline classes, okay, and during COVID I started with online classes, so I'm not very comfortable online, but I'm trying my best for you guys. So in case it doesn't look so professional, just ignore it, okay guys. Thank you so much, and all of you thank you so much for watching my class. Now let's begin. The first chapter is introduction है basically कि ये BC के हमारे इस सिलेबस में, ये पहले हमारे सिलेबस में नहीं था, तो इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, ये हमारे सिलेबस में इंट्रोडक्शन इसकी क्यों की गई, तो बेसिकली इसके बारे में एक जिस्ट ये चैप्टर में है. तो इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड आपका 5-6 मार्क्स का आराम से आएगा. तो हम पढ़ते हैं धीरे धीरे क्या है ये. तो बीसी के बोलता क्या है, इट इज़ बिजनेस एंड कमर्शियल, इट इज़ व्हाट, इट इज़ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. नाउ कमर्शियल नॉलेज, अब आप बोलोगे कि मैम हम सीए बन रहे हैं, राइट, हम सीए बन रहे हैं तो हमको क्या बिजनेस से लेना देना. तो बेटा आप सीए बन रहे हो, यू विल बी डूइंग अकाउंटेंट्स, यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर सम बिजनेस फर्म्स, राइट, यू विल बी ऑडिटिंग सम बिजनेस फर्म्स, राइट, सम कॉर्पोरेट फर्म्स ऑफ कोर्स. तो अगर आपको बिजनेस की नॉलेज ही नहीं होगी, आपको यही आइडिया नहीं होगा कि हाउ डज बिजनेस एंड कॉमर्स इंटीग्रेट ईच अदर एंड हाउ डज़ इट वर्क, ये पूरे इकोनॉमी में कैसे वर्क करता है, तो फिर आप एक ऑडिट जब आप करने बैठोगे तो आप कैसे सही तरीके से ऑडिट कर पाओगे. इसीलिए ये वाला चैप्टर को, ये वाले सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे सिलेबस में, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ अ बिजनेस, हम जो आज एक बात बताइए, ये इकोनॉमी होता क्या है, बेसिकली इकोनॉमी होता क्या है, ठीक है ना. आज चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम अपना डे टू डे बिजनेस करते हैं, इज़न्ट इट, हम डे टू डे बिजनेस करते हैं. अब बिजनेस हम क्यों करते हैं, देखो एक कॉमन मैन है, ठीक है, ये कॉमन मैन है, ये क्या ऐसे जी पाएगा, नहीं जी पाएगा. इसको रहने के लिए एक घर चाहिए, इज़न्ट इट, ही नीड्स अ हाउस टू स्टे. इस हाउस में रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा, राइट, कोई ना कोई कंपनी में उसको जॉब करना पड़ेगा. इस कंपनी में जब वो जॉब करेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको पैसे मिलेंगे, ही विल अर्न मनी, इजंट इट, एंड इसी मनी से वो अपने डे टू डे का खर्चा निकालेगा, राइट, कोई लाइवलीहुड अपना निकालेगा. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है. अब ये जो मनी वो अर्न करता है, कुछ तो वो खर्चा करेगा, कुछ वो सेव करेगा, कुछ वो इन्वेस्ट करेगा, इजंट इट, कुछ वो सेव करेगा, कुछ वो खर्च करेगा और कुछ वो इन्वेस्ट करेगा. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, यही हमारा कमर्शियल प्रोसेस, इसी को हम एक बिजनेस एंड कमर्शियल प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पे एक आदमी अपना पैसा कमाता है और उस पैसे को वो फिर से कैसे मार्केट के अंदर वापस से डाल देता है. अब मेरी बात समझना, ये पैसे कमाया, इस पैसे को वो खर्च करता है तो वापस से इसने मार्केट में डाल दिया. अगर आप बैंक में सेव करते हो तो आप फिर से उसको बैंक में डाल रहे हो, मोबिलाइज कर रहे हो. अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो भी आप उसको मोबिलाइज ही करते हो. तो बेसिकली वॉट एवर यू अर्न यू गिव इट बैक इनटू द मार्केट, उसको मोबिलाइज करते हो. तो ये एक सर्कल की तरह चलता रहता है, राइट, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स. यही आपका एक पूरा इकोनॉमी है. इन्फ्लेशन इसी के थ्रू आता है, डिमांड सप्लाई वगैरह वगैरह, जो आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे. तो ये एक पूरा प्रोसेस है. नाउ इस प्रोसेस के अंदर हमारा हम अभी मूव ऑन कर रहे हैं विद द टॉपिक्स. नाउ आप समझ गए कि बिजनेस बेसिकली ये पूरा जो एक कमर्शियल नॉलेज जो है, ये कॉमर्स जो है, ये होता क्या है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द टॉपिक्स. नाउ व्हाट इज बिजनेस, ठीक है, व्हाट इज बिजनेस. नाउ बिजनेस होता क्या है, इट इज
अब अगर सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक पेन गिफ्ट किया, ठीक है, आई गेव यू समथिंग, डिड आई डू बिजनेस विथ यू? नो। बिजनेस हम कब बोल सकते हैं? व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स in exchange for something valuable। बात समझ में आ गई कि बिजनेस हम कब बोलेंगे? बिजनेस का मेन चीज़ क्या है कि हमको अपने गुड्स एंड सर्विसेज देने हैं। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं तो बदले में हमको कुछ वैल्यूएबल मिलना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं और बदले में हमको क्या मिलेगा? हमको समथिंग वैल्यूएबल मिलेगा। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नाउ इसका मेन पॉइंट्स क्या है? द मेन मोटिव क्या है? हमको प्रॉफिट कमाना है, राइट? प्रॉफिट शुड बी द मेन मोटिव। इसको मैं क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ मैं आपको समझाऊंगी। नाउ आपने सुना होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, जो बिना कोई प्रॉफिट इंटेंशन के वो बहुत अच्छे काम करता है, भलाई करता है लोगों की, तो वो बदले में कुछ नहीं लेता, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहा है, तो क्या हम उसको बिजनेस कहेंगे? नहीं। बिजनेस आपका तभी कहा जाएगा आप जब गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड कर रहे हो बट ऑल्सो टेकिंग समथिंग वैल्यूएबल इन रिटर्न। मतलब समझ में आया? मतलब की दुनिया है, हम कुछ भी भलाई नहीं कर रहे इसमें, हम दे रहे हैं, बदले में हम कुछ ले रहे हैं। बात समझ आ गई? तो प्रॉफिट शुड बी द मेन मोटिव। नेक्स्ट क्या है? एक्सचेंज होना चाहिए। ऑफ कोर्स हमको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, हम कोई समाज सेवा करने के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। ऑफ कोर्स सोशल बेनिफिट शुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स, बट द मेन फैक्टर, अगर आप आज सीए भी बन रहे हो तो मैं अगर बहुत लोगों को पूछूंगी कि आप सीए क्यों कर रहे हो तो सबको बोलेंगे मैम पैसा कमाना है। तो मेन मोटिव हमारा क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट क्या है? एक्सचेंज होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ समथिंग वैल्यूएबल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वट एवर आई एम गिविंग यू दिस इज मोर देन इनफ। ओके, जो भी मैं दे रही हूँ अगर आप ये करके जाओगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट 35, एटलीस्ट 35 तो आपको मिल जाएगा 40 में। एक्सचेंज ऑफ समथिंग वैल्यूएबल, ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आया कि बिजनेस क्या है। तो एग्जाम्पल अगर आप लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट में जा रहे हो, आप मार्केट से एक पेन खरीद रहे हो, तो वो पेन आप पेन खरीद रहे हो, बदले में आप रुपया दे रहे हो, तो दिस इज योर बिजनेस। अंडरस्टूड? आई नो मैं थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ बिकॉज दिस इज जस्ट द बेसिक्स, तो हम इसको थोड़ा सा स्लो लेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज कॉमर्स। क्या आता है? व्हाट इज कॉमर्स। अब बिजनेस तो मैम पता था यार, मैम अब क्या, लेकिन कॉमर्स नहीं पता आपको, राइट? कॉमर्स क्या होता है, हम कॉमर्स में थोड़ा सा और डील करते हैं। नाउ सपोज मेरे पास ये पेन की शॉप है, ठीक है ना? तो आप एक बात बताओ, सिर्फ मैं ये पेन की जो दुकान है वो खोल के बैठ जाऊँ अगर, तो मेरा पेन बिक जाएगा? नहीं ना, मुझे एडवर्टीजमेंट करना होगा, मुझे लोगों तक पहुंचाना होगा कि देखो मैं ये सामान मेरे दुकान में है, आपको चाहिए तो आप आके ले लो, राइट? मेरे को एडवर्टीजमेंट करना होगा, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट करने होंगे, मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरा जो दुकान है, मेरा जो शॉप है वो प्रॉपर ज़रूरत की जगह पे है या नहीं है, प्रॉपर मार्केटेबल एरिया में है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसका जो स्कोप है वो किसके अंदर आता है? वो आता है हमारा कॉमर्स के अंदर। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस सिर्फ एक चीज़ होता है, एक सामान दिया और बदले में कुछ वैल्यूएबल लिया, दिस इज बिजनेस, जस्ट द ट्रेडिंग पार्ट इज द बिजनेस, ओके? बट इसके अलावा जितने भी ऑक्सिलरी सर्विसेज होते हैं ना, जो वो बिजनेस को फ्रूटफुल बनाते हैं, जो वो बिजनेस को अच्छा बनाते हैं, वो है हमारा कॉमर्स। बात समझ आ गई? बहुत ही सिंपल है। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? नंबर 1 आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ये जितने भी हमको डिस्ट्रीब्यूट तो करने पड़ेंगे ना, वरना हम कैसे बिजनेस करेंगे, राइट? फिर हमको
अब मुझे पेन बेचना है, अब मैं पेन ऐसी जगह में जाके बेचूँ जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पे ज़्यादा कोई लिखता पढ़ता नहीं है। अगर मैं पेन की शॉप खोल के बैठूँ एक कॉलेज जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस है, तो वो एक मेरा बहुत ही अच्छा एरिया होगा जहाँ पे ये पेन बहुत बिकेगा, बहुत सेल होगा, राइट। तो आई नीड टू क्रिएट टाइम एंड प्लेस। व्हाट आई नीड टू क्रिएट, मुझे क्रिएट करना है, आई नीड टू क्रिएट प्लेस एंड टाइम for such business, right, for such business. I hope आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मेसी है मेरा हैंडराइटिंग। चलो नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 में। नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा, अब इसके अंदर ये कॉमर्स, अब आप बोलोगे मैम कॉमर्स तो फिर सब कुछ हो गया, एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, बिकॉज बिजनेस करने के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपको फॉलोअप करनी पड़ती है। तो अब हम क्या लिखें लास्ट पॉइंट में, हम लिख देंगे ऑल द ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ट्रेड, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो कॉमर्स क्या है, एक वास्ट एक सब्जेक्ट है, ये इसके अंदर सब कुछ लेके बैठता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इट इंक्लूड्स ट्रेड तो है इसके अंदर, एंड ऑल द ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़, ठीक है ना, सारी एक्टिविटीज़ को भी ये इसके अंदर कवर कर लेता है। तो कॉमर्स आपको समझ में आया, व्हाट इज़ कॉमर्स, ठीक है। तो अगर मैं कॉमर्स का शॉर्ट करूँ तो मैं शॉर्ट में ये बोल सकती हूँ, कॉमर्स क्या है, बेसिकली ऑल द अलाइड एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये मैं क्यों इतना स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि आपके एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर एमसीक्यू में सिर्फ इतना ही पूछा गया कि व्हाट इज़ द अलाइड एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, तो आप क्या बोलोगे, कॉमर्स, ठीक है ना। तो अलाइड एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हम ये चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी और हम मिलके मे बी आई विल टेक अ लाइव सेशन। if you want, I can take a live session when we revise, okay, after every chapter I will take one live session जहाँ पे हम सारे MCQs को डिस्कस करेंगे और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आई यूजुअली यूज टू डू दिस, बट बिकॉज ऑफ सम स्ट्रीमिंग इशू आई स्टॉप्ड इट, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट अगेन। सो अब एक डेफिनेशन लिखना है आप सभी को मेरे साथ, क्या डेफिनेशन लिखना है, सो बिजनेस एंड कॉमर्स कंप्राइजेज ऑफ, इसके ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, ये जो मैं ग्रीन वाला लिख रही हूँ ना, एन एरे ऑफ एक्टिविटीज, ये आपकी बुक में भी है, एक्टिविटीज फॉर द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज एक्सचेंज मतलब बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है ना, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, वेरी सिंपल। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है आपका, ये आपको समझ में आ गया, जो फर्स्ट पैरा मैंने लिया था वो सारा इसी के अंदर है। चलो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी बहुत सिंपल है, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट टू टॉपिक, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, डोमेन्स ऑफ बीसीके, डोमेन्स ऑफ बीसीके, ठीक है ना। व्हाट इज डोमेन्स ऑफ बीसीके, अब आप बोलोगे मैम डोमेन का मतलब क्या होता है, तो डोमेन का मतलब होता है बच्चा, यहाँ पे लिख लीजिए, स्पेसिफाइड फील्ड ऑफ नॉलेज, स्पेसिफाइड फील्ड ऑफ नॉलेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि बीसीके बेसिकली कॉमर्स और बिजनेस को इंटीग्रेटेड एक नॉलेज आपको प्रोवाइड किया गया है, राइट। अब मैंने आपको बोला कॉमर्स के अंदर सारे एक्टिविटीज़ आते हैं जो भी बिजनेस से रिलेटेड हम करते हैं। तो एक बात आप मुझे बताओ, जब मैं कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करूंगी, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाटएवर आई एम सेइंग। अगर आप समझोगे नहीं तो एमसीक्यू आप अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है।
तो अब अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं मार्केट रिसर्च करूँगी कि मैं जिस जगह पे ये शॉप लगाना चाहती हूँ या ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो क्या उस जगह पे इसकी ज़रूरत है, और am I just wasting my time and my resources, right? You need to analyze the market, you need to do a market research to understand कि वो बिज़नेस की ज़रूरत वहाँ है या नहीं है ना। तो अब देखो, जब हम मार्केट एनालिसिस करते हैं तो हमको जोग्राफिकल फैक्टर्स को भी लेना पड़ता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉटन के प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, कॉटन शर्ट्स बना रही हूँ, तो मेरा रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि आई विल सेट माई फैक्ट्री, मैं अपनी फैक्ट्री को उसी जगह लगाऊं जहाँ पे कॉटन के रॉ मटेरियल्स मिलने को ईजी हो जाए, बहुत इजीली अवेलेबल हो, राइट, ट्रांसपोर्टेशन ना हो ज़्यादा। वरना अगर मैं फैक्ट्री लगाऊंगी एक तरफ और रॉ मटेरियल है इंडिया के दूसरी तरफ, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतना ज़्यादा आ जाएगा, इजंट इट। तो देखो, आपकी जोग्राफिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से बहुत तरीके के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये इसी को हम बोलते हैं डोमेन। कि बीसीके के अंदर अगर आप देखो तो कौन से डोमेन है जिसमें बीसीके इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, नंबर 1 कौन से, इट इज़ वेरी वास्ट, ये बीसीके आपका बहुत वास्ट है, ठीक है, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो नंबर 1 हम क्या लेंगे, एक्टिविटीज़। कितने एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, अब आप खुद ही बता सकते हो क्योंकि आपको पता है कितने एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, यू ऑलरेडी नो इट। कितने एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है इसमें, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, राइट, प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है, सेलिंग इन्वॉल्व है, एवरीथिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ ही तो है जो हम कर रहे हैं। सेलिंग इन्वॉल्व है, और भी कितने सारे अलाइड एक्टिविटीज़ है, ये सारे इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। नंबर 2 आता है हमारा स्केल। नाउ स्केल क्या है, वट डू यू मीन बाई स्केल, वेरी सिंपल। अब मैं छोटी सी एक चाय की टपरी बिठा रही हूँ कहीं, तो इट इज़ माई स्मॉल बिजनेस, राइट। इफ़ आई ओपन अ ह्यूज स्केल रेस्टोरेंट, राइट, तो वो मेरा लार्ज स्केल हो गया। तो लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, ये क्या होता है, साइज ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, सिंपल। आई होप आपको साथ साथ याद हो रहा होगा, बिकॉज आप एकदम इसको इंटरेस्टिंग वे में लेना, बहुत ही न्यू टॉपिक है आपके लिए। तो अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको बस एक गो में आपका हो जाएगा, मतलब आपको इतना स्ट्रेस भी लेना नहीं है। चलो, नंबर 3 आता है ज्योग्राफिक स्कोप। जियोग्राफिक स्कोप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जो मैंने आपको बताया कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं ये लोकल लेवल पे मुझे सेल करना है, या मुझे स्टेट लेवल पे सेल करना है, या फिर मैं इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करवा सकती हूँ, मतलब एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। तो ये ज्योग्राफिक स्कोप देखना है कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है, क्या वो मेरा लोकल है, क्या वो मेरा इंटर स्टेट है, स्टेट लेवल है, या इंटरनेशनल लेवल है, मार्केट इसका कैसा है। मार्केट जो है वो लोकल मार्केट है, स्टेट मार्केट है, नेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग गाइज। I'll just write properly. Just give me a second. National and international, ठीक है ना, ये हमारा ये होता है geographical scope. Now let's move to the next point, which is our ownership. Very easy. ओनरशिप का मतलब क्या हो गया, अब सपोज मुझे अकेले ने बिजनेस करना है, ठीक है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये तो आपने पढ़ाई होगा कॉमर्स में, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मैंने पार्टनरशिप में करना है तो पार्टनरशिप हो जाएगा, अगर मुझे कंपनी के हिसाब से करना है तो कंपनी, अगर एचयूएफ के हिसाब से करना है तो एचयूएफ। तो इस तरीके से आपका ओनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका बिजनेस सेटअप होगा, उसका स्केल भी उसी हिसाब से सेटअप उसी हिसाब से बनाया जाएगा। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो उसका अलग स्टैंडिंग है, राइट, उसका अलग ही तरीका है करने का। पार्टनरशिप है तो अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है करने के, राइट, वो सब आप पढ़ोगे लॉ में, ठीक है ना। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट वन, दैट इज मार्केट्स। ना ये मार्केट क्या है,
अब आप बोलोगे मैम ज्योग्राफिक, ये दूसरे टाइप का मार्केट हो गया, ये ज्योग्राफिकली जो मार्केट है वो हो गया नेशनल, इंटरनेशनल एंड लोकल। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट्स? मतलब हो गया फॉर एग्जाम्पल मुझे ह्यूमन चाहिए, मतलब मेरी दुकान में, मेरी शॉप में, मेरी कंपनी में आई नीड ह्यूमन स्किल्स, राइट? मुझे आदमी चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो ये सारे, तो वे विल आई गेट? फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव हर्ड लाइक if there is a factory and they need some laborers, so हम लेबर्स को भी कहीं ना दूसरे स्टेट से बुलाते हैं जहाँ पे चीप लेबर्स मिलते हैं, तो वी कॉल लेबर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल। सो दैट इज़ द मार्केट फॉर चीप लेबर, वी कैन से। लाइक इंडिया में इतनी सारी आउटसोर्सिंग क्यों होती है? जैसे अमेरिका, UK, ये अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में आउटसोर्स क्यों करवाते हैं? Why do they outsource all their manufacturing in India? Because they know that in India you will get cheap labor, right? So market for labor is too much in India, is quite high in India, okay? तो resources, तो market का मतलब क्या हो गया आपका? resources, सर्विसेज, जो भी रिसोर्सेज हमको चाहिए उसका अलग अलग मार्केट है। जो सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्टडीज़, ये कब इतनी ज़्यादा फेमस हो गई? बिकॉज ऑफ द कोविड। तो ये कोविड की वजह से ये ऑनलाइन जो स्टडी है ये ज़्यादा हाइप हो गया। वाई? बिकॉज पीपल कुडंट गो आउट ऑफ द हाउसेस। पहले इतना नहीं था जितना हम अभी जितना है, राइट? तो सर्विसेज का मार्केट भी देखना पड़ता है कि हम जो सर्विस या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसका मार्केट कैसा है, क्या वो एक्सेप्ट होगा, उसका क्या वो करना सही रहेगा, ये सारी चीज़ें होता है आपका मार्केट के अंदर। लेट्स मूव नेक्स्ट, स्टेक होल्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप आगे कुछ चैप्टर्स में पढ़ोगे, स्टेक होल्डर्स वगैरह क्या होता है, कैसे होता है। चलो, नाउ स्टेक होल्डर का मतलब होता है, स्टेक बोला मैंने शेयर नहीं बोला, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? स्टेक। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट, लिख लो प्लीज़। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। अब सपोज फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी खोल रहे हो, ठीक है? आपके पास आइडिया है लेकिन यू डू नॉट हैव द मनी, इन्वेस्टमेंट करने को मनी नहीं है, सपोज फॉर एग्जांपल। तो आप किसी के पास जाते हो, ठीक है? आप उसको अपना आइडिया पिच करते हो और उस इंसान को आपकी आइडिया अच्छी लग जाती है, तो वो क्या करेंगे? आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यू विल रिमेन द ओनर। आप तो ओनर रहोगे ही, ठीक है ना? लेकिन क्या सिर्फ आपका ही इंटरेस्ट है बिजनेस में? अगर सपोज बिजनेस अच्छा करती है तो क्या सिर्फ आपको फ़ायदा होगा? नहीं। आप बोलोगे कि मैम जो फाइनेंस किया है, जिसने पैसे लगाए हैं, उसका भी तो फ़ायदा होगा ना, क्योंकि आप उसको एक परसेंटेज दे रहे हो ना अपने प्रॉफिट में से। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपकी बिजनेस, आपका जो ये बिजनेस है ये अगर ग्रो करेगा तो उसमें और कितने लोग हैं जिनका फ़ायदा है। अगर आपका बिजनेस लॉस करेगा तो कितने लोग हैं जिनका नुकसान है। All the people attached to your business who have interest in your business. So we can say who have interest, owner तो होता ही है, ठीक है ना? गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिलती है, जितनी आप तरक्की करोगे उतना गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? बैंक। ऑफ कोर्स अगर आपने बैंक से पैसे लिए हैं तो बैंक का भी, अगर आपका बिजनेस खराब हो जाएगा तो बैंक को नुकसान हो जाएगा, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू पे, यू विल गो बैंकरप्ट, राइट? दीज आर द थिंग्स विच तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, नंबर 1 क्या है? ओनर, नंबर 2 है गवर्नमेंट, राइट? नंबर 3 है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी मान लो आप। फिर आपके साथ जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर आप ग्रो करोगे तो आपके एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करेंगे, इज़न्ट इट? आपके साथ जो जिसने आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिख रही हूँ मैं, आप समझ लेना कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना? इन्वेस्टर्स होते हैं जो भी, वो सारे, फिर आपके मैनेजर्स वगैरह। तो ऑल दीज पीपल हैव इंटरेस्ट इन योर कंपनी, ओके? सो अगर आपकी कंपनी अच्छी करेगी तो ये भी ग्रो करेंगे। आप समझ गए ना? चलो, बहुत अच्छे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फंक्शंस।
Now what do you understand by functions? See, this whole topic is given in your book. So instead of learning, I am trying and making you understand each and every point so that it gets into your head, आपके दिमाग में बैठ जाए और आप भूलो ना कभी भी, बिकॉज यही सारी जो वर्ड्स है ना ये रिपीट होंगे इन द कमिंग चैप्टर्स. तो आपको अभी से ही जानना बहुत ज़रूरी है कि what do you mean by stakeholders, what do you mean by functions in this particular subject. Okay, now functions का मतलब क्या हो गया? Now very simple. अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं यही आपका फंक्शन हो गया ना. फंक्शन मतलब एक्टिविटी एक तरीके से. तो ये प्रोडक्शन, ये जो प्रोड्यूस किया आपने, यही आपका एक फंक्शन हो गया. सो वैसे ही आपका सेलिंग एक फंक्शन हो गया, राइट. डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन हो गया. तो बेसिकली इट इज़ ऑल रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ ओनली. ये आपका एक्टिविटी से ही रिलेटेड है, बस इसको थोड़ा रिफाइंड करके बोल दिया इन्होंने, फंक्शंस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फोकस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली. नाउ सी व्हाट इज फोकस. अब सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है ना, और वो प्रोडक्ट का नाम है डाइट कोक, विच इज़ ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, आई नो, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. एक प्रोडक्ट लॉन्च किया डाइट कोक, ठीक है ना. अब मैंने यहाँ पे डाइट लगाया, मैंने कोक लगाया था. सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ कोक प्रोड्यूस किया. तो ये जो मैंने कोक प्रोड्यूस किया है, इसका जो मार्केट है, इट इज़ फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल, इजंट इट. बट अंडरस्टैंड, बट जैसे ही मैंने डाइट लगा दिया, मेरा फोकस कंप्लीटली चेंज हो गया ना. पहले मैंने कोक बनाया था, जिसको भी रिफ्रेशमेंट चाहिए वो कोक खरीदेगा. Understood. Now I have started another product by adding Coke diet in front of Coke. Okay. So now as soon as I add this diet word, क्या मेरा focus change नहीं हुआ? Yes. अब मैं focus कहाँ कर रही हूँ? Am I focusing on all? No. I am only focusing on people who are health conscious. क्या आपको मेरी बात समझ आई? बहुत सिंपल बात है. तो फोकस क्या है? द पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट. क्या इसको क्या बोलेंगे हम? द पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना. पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट कुछ भी, तो उसी लाइन में करना है. अगर आप क्लोथ का बिजनेस कर रहे हो तो क्लोथ्स में क्या, रेडीमेड गारमेंट्स में भी क्या, वुमेन के गारमेंट्स, मेन के गारमेंट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट होना ज़रूरी है. Let's move on further. Now concerns. Next आते हैं हम concerns में, ठीक है ना. अभी concerns क्या है? आप जब एक बिजनेस करोगे तो क्या सब कुछ आपके लिए बहुत इजी होगा? नहीं, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, ठीक है ना. नंबर 1 हर्डल आएगा कि आपको देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. आप ये जो बिजनेस कर रहे हो, What are your objectives to do that business? क्या वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, क्या वो सोशल ऑब्जेक्टिव है, क्या वो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है. तो ये सारे कंसर्न्स का मतलब हो गया बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. तो आप लिख सकते हो कंसर्न्स का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स. कैसे ऑब्जेक्टिव्स? जो आप कर रहे हो, क्या वो प्रॉफिट कंसर्निंग है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका. ये सारी चीज़ों को हमको क्लियर करना है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस. तो ये सारी चीज़ें भी आपका एक तरीके से BCK आपको नॉलेज देता है, ठीक है. ये आपका BCK का डोमेन है, ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. नाउ मोड, वेरी इजी. व्हाट इज मोड? मोड क्या हुआ? अब मेरा मोड टू प्रोवाइड एजुकेशन क्या है? What is the mode of providing education to you all? What is my mode? It's online, right? Online, right? वैसे ही कोई भी बिजनेस आप करते हो, कोई भी सर्विसेज आप देते हो, what is your mode? Is it door to door? पहले के ज़माने में होता था ना, डोर टू डोर दे देते सर्विसेज. Is it physical? फिजिकल मतलब शॉप खोल के बैठे हो, आप दे रहे हो, ले रहे हैं लोग, सामान ले रहे हैं. Is it online? तो ये सारे हो गए आपके मोड. ईजी. तो अगर आपको समझ आ गया ना, आई एम वेरी श्योर इफ़ यू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज यू विल बी एबल टू आंसर दीज. नाउ नेक्स्ट आते हैं अंडरलाइन डिसिप्लिन.
अंडरलाइन डिसिप्लिन क्या है? अंडरलाइन डिसिप्लिन, अब ना ये अंडरलाइन डिसिप्लिन को हम थोड़ा और बहुत अच्छे से करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं खाली एक छोटा सा आपको बता देती हूँ कि जब आप बिज़नेस करते हो ना, तो सिर्फ बिज़नेस में सिर्फ इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं आता, आपके वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है। इनफैक्ट साइंस, मिलिट्री, आपके हर तरीके का सब्जेक्ट होता है जो आपके बिजनेस के नॉलेज में इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमको रियलाइज़ नहीं होता बट वो इन्वॉल्व होता है, आपके डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होता है। पॉलिटिकली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तो पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी देखना पड़ता है, गवर्नमेंट इश्यूज़ को भी देखना पड़ता है, टैक्सेशन इश्यूज़ को भी देखना पड़ता है। तो जस्ट इमेजिन सो मेनी सब्जेक्ट्स आर involved when you take a single business decision, isn't it? तो हम यहाँ पे underline discipline का मतलब, discipline का मतलब होता है subject, तो various subjects are involved, various subjects are involved, वो बहुत सारे involved होते हैं, various subjects आपके होते हैं जो आपके इसमें involved होते हैं। अभी तक आपको समझ में आया? ठीक है ना? जैसे इकोनॉमिक्स, लॉ, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये तरीके का सारा इन्वॉल्व होता है। तो ये डोमेन्स जो था आपका बीसीके का, आई होप यू गॉट अ प्रॉपर नॉलेज। बट नाउ वी विल बी मूविंग फर्दर। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी टर्म दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। क्या है ये? अभी हम लोग फटाक से कर लेते हैं जल्दी से। क्या है ये? नाउ this topic is important, I'll just mark here important so that when you revise and you also do the same, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको ये याद रहे कि मैम ने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा फोकस करोगे आप, है ना? चलो नेक्स्ट है आपका बीसीके के बारे में। उसका ये डोमेन ही है बट एक तरीके से मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलती हूँ। तो हम देखते हैं कि बीसीके का बेसिकली बीसीके क्या चीज़ से बना है। ठीक है, तो बीसीके क्या क्या है? इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट आर दोज? नंबर 1, BCK इज़ वास्ट। मैंने आपको पहले ही बोला था बहुत वास्ट टॉपिक है BCK, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये कवर एकदम इजीली आप नहीं कर सकते। मल्टी डिसिप्लिनरी, अब ये मैंने अभी अभी आपको समझाया कि एक BCK को समझने के लिए क्या वन सब्जेक्ट समझना काफ़ी होगा? नहीं, देयर आर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेट्स इन्वॉल्व्ड व्हेन यू टेक अ बिजनेस डिसीजन, and that discipline makes it and that many disciplines together makes BCK a multidisciplinary topic subject and it is ever evolving। ये आपका बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन इस ये वाला कि जैसे आपको आ जाएगा find the odd one out and they will give you these 3 words, these 3 characteristics and one will be something else, so you need to find that out। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे बोलते हैं BCK is, फिर आपको दे देगा इज़ वास्ट, इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, इज़ एवर इवॉल्विंग, कुछ और एक और दे देगा, तो आपको फाइंड आउट करना है, राइट? इज़ नॉट, BCK इज़ नॉट, तो इन तीनों में से ये तीनों तो है, उसके अलावा जो है उसको टिक करना है। ये क्वेश्चंस हम करेंगे, डोंट वरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू इट्स इंपॉर्टेंट, सो मार्क इट इंपॉर्टेंट। नाउ अब इज़ वास्ट के अंदर क्या आएगा? वास्ट का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, स्कोप जो है, इसका जो स्कोप है बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज है। ये डील करता है विथ ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स। ऑफ कोर्स कितने प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में, आप गिनती करते रह जाओगे और प्रोडक्ट्स ख़त्म नहीं होंगे, राइट? तो ये इतनी सारी चीज़ों को डील करता है, राइट? तो BCK is vast. Why? Because the scope is huge and it deals with all kinds of activities, markets and products. Got it? Now multidisciplinary कैसे है? ये ना आपके बुक में बहुत ह्यूज लेंदी वे में लिखा हुआ है। मैं आपको वो बता रही हूँ, ये पूरा टॉपिक पढ़ के जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता रही हूँ। तो इतना ह्यूज डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना यहाँ पे मैंने बोला है उतना अगर आप समझ जाते हो, लर्न कर लेते हो, मोर देन इनफ। ठीक है, नाउ मल्टी डिसिप्लिनरी। नाउ टेक, ये मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या हो गया? इट टेक्स आइडियाज़ राइट फ्रॉम various subjects, right? Various subjects like accounts, philosophy, law, right?
एंड इको, राइट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे वो लेता है। समझ में आया? मल्टी डिसिप्लिनरी, वेरी इजी। नेक्स्ट आते हैं एवर इवॉल्विंग में। इसमें से क्वेश्चंस आया हुआ है, ये इसके अंदर से भी एवर इवॉल्विंग से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो लेट्स सी क्या होता है ये एवर इवॉल्विंग। अब एक बात समझना, पहले के ज़माने में लैपटॉप्स थे, इंटरनेट था नहीं था, ऑनलाइन का कोई स्कोप था नहीं था। हमें अगर पढ़ाई करनी होती थी तो हमें टीचर के यहाँ जाना पड़ता था या स्कूल जाना पड़ता था या टीचर आता था, तो फिजिकल मतलब बेसिकली 1-on-1 ही हम पढ़ाई कर पाते थे। बट नाउ बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस चेंज इन द टेक्नोलॉजी, इन द कम्युनिकेशन, इन द वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स, देयर इज़ कंटिन्यूअस चेंज, इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस भी इवॉल्व होते जा रहा है, राइट। सो एवर इवॉल्विंग के अंदर क्या आएगा, टॉपिक क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ये इवॉल्व हो रहा है ना, इंफॉर्मेशन भी हमको आजकल रेडीली अवेलेबल होता है टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो एवर इवॉल्व हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या है, एंड एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग, जैसे जैसे एज द एनवायरनमेंट चेंजेस सो डज द बिजनेस। इजी। तो एवर इवॉल्विंग का मतलब आपने क्या समझा कि इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी ये हमेशा चेंज होते रहता है, इवॉल्व होते रहता है, और जैसे जैसे इन्वायरमेंट भी चेंज होता है हमारे आसपास भी, तो वैसे वैसे बिजनेस भी इवॉल्व होते रहता है। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। तो इससे अगर मैं क्वेश्चंस दूंगी तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है आपका BCK का वोकैबुलरी। ये पहले आता था, अभी कुछ टाइम से मैंने नहीं देखा, बट हमको करना है ये भी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपकी बुक के पीछे है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है कि BCK जो है मतलब बिजनेस और ये जो कमर्शियल जो नॉलेज है, ये जो कमर्शियल टॉपिक है, ये अपने वर्ड्स, ये जो वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स हम जो पढ़ेंगे अभी, ये कहाँ से लेके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल BCK अपनी वोकैबुलरी कौन से ऐसे दूसरे डिसिप्लिन से लेता है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल देखिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो वर्ड है ये हम बहुत पढ़ते हैं बिजनेस में कि बिजनेस की ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। तो इसका जो स्ट्रैटेजी का जो ये ओरिजिनल डिसिप्लिन था, इसका जो ओरिजिनल डिसिप्लिन था वो कहाँ से था, क्या था ओरिजिनल डिसिप्लिन? इसकी ओरिजिनल डिसिप्लिन थी मिलिट्री। क्या थी? मिलिट्री। मिलिट्री में स्ट्रैटेजी वर्ड यूज़ किए जाते थे। ये आपकी बुक में है, यहाँ पे भी वो आपका एक टेबल बनाया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बट इट्स वेरी सिंपल, आपको खाली वर्ड्स देखना है, बिकॉज दे विल बी आस्किंग यू ओनली दिस, वेयर डिड द स्ट्रैटेजी वर्ड, व्हाट इज़ द ओरिजिनल डिसिप्लिन फॉर स्ट्रैटेजी। तो आपको बोलना है मिलिट्री, ठीक है। नेक्स्ट आएगा लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स भी कहाँ से लिया गया है ना, व्हाट इज़ लॉजिस्टिक्स मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है ना। लिख लेते हैं पहले, लॉजिस्टिक्स कहाँ से लिया गया है, मिलिट्री से। तो मिलिट्री में क्या होता था कि अब लोग जाते थे वॉर पे, बॉर्डर्स पे रहते थे, तो वहाँ पे इक्विपमेंट्स भेजे जाते थे, वहाँ पे फूड सप्लाई सारी चीज़ें भेजी जाती थी, राइट। तो ये जो हम सामान को भेजते हैं, वी सेंड द प्रोडक्ट्स, वी सेंड द गुड्स, एंड देन वी टेक फ्यू थिंग्स इन रिटर्न, नॉट इन रिटर्न, मतलब वो मिलिट्री वाले भी कुछ सामान वापस भेजते होंगे, जब हो जाता होगा काम उसका तो वापस भेजते होंगे। तो इसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक्स, द कमिंग एंड गोइंग ऑफ गुड्स। कमिंग एंड गोइंग, ये जो कमिंग एंड गोइंग है ना, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। तो मिलिट्री में इसको यूज़ किया गया था, जो हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं। अब कैसे कि यूज़ करते हैं, जैसे कि बिज़नेस में हम कहाँ कहाँ हमने यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है इक्विपमेंट्स, मिलिट्री में इक्विपमेंट्स भेजने पड़ते थे, वॉर सप्लाईज भेजने पड़ते थे, है ना, वॉर सप्लाईज भेजने पड़ते थे। तो अब क्या होता है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपको करना है। दो चीज़ें क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है एक इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और एक है आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज इनबाउंड एंड आउटबाउंड, वेरी सिंपल, आपको अभी तक समझ आ गया होगा।
कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड क्या होता है, when goods come in the business, मतलब क्या हो गया, जब बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहे हैं, इन है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है ना। और जब बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, when goods goes out from the business, तो इसको हम क्या कहेंगे, आउटबाउंड। बात समझ में आया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, वेरी सिंपल, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये हमने कहाँ से लिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका बुल एंड बेयर। किसी को, आई होप आप सभी को शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा पता होगा। क्या आपने सुना है शेयर मार्केट क्या होता है, राइट, जहाँ पे शेयर की ट्रेडिंग होती है। तो वहाँ पे आपने बहुत बार सुना होगा कि द मार्केट इज़ बुलिश, द मार्केट इज़ बेरिश, सुना है ना। तो अब ये वाला वर्ड क्यों बोलते हैं हम, वाई डू वी से द मार्केट इज़ बुलिश। बुलिश का मतलब क्या होता है कि जब आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम प्रिडिक्टिंग कि ये शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब इट विल इंक्रीज, तो मैं बोलूँगी द मार्केट इज़ बुलिश, मतलब कि when the price will go up, when the market will go up, and when the price will go down, the market is bearish. Now why do I say the market is bullish and market is bearish? हम क्यों बोलते हैं मार्केट इज़ बुलिश एंड बेरिश, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सुनो, एक बुल होता है ना, वो क्या करता है, जब किसी ओपोनेंट को उसको मारना होता है या अटैक करना होता है, तो वो हवा में उछलता है, एक बार उछल के फिर वो अटैक करता है। तो वो हवा में जो वो उछलता है ना, मतलब बुल का ये स्ट्रैटेजी होता है एक तरीके से, इट इज़ अ नेचर। तो इसीलिए हम जब भी मेरा शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसको बुलिश कहते हैं, बिकॉज इट जम्प्स इन द एयर बिफोर पाउंसिंग। सो इसीलिए क्या हम इसको क्या बोलते हैं, बुलिश। तो व्हेन द मार्केट प्राइस इंक्रीजेस। बेरिश क्या होता है, वेन एवर इट अटैक समवन, अगर उसको कोई ओपोनेंट को अटैक करना है तो वो क्या करेगा, उसको नीचे गिराता है, उसका टेंडेंसी होता है नीचे गिराने का, उसको टेंडेंसी को बेयर का टेंडेंसी होता है अपने ओपोनेंट, अपने सामने वाले को नीचे गिराना, ठीक है ना। बुल का टेंडेंसी होता है हवा में उछालना। तो इसीलिए हम जब मार्केट आपका गिरता है तो हम क्या बोलते हैं, बेरिश बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं शेयर मार्केट में, जो आपको ऑलरेडी पता है, राइट। और इसका ओरिजिनल कहाँ से आया, ये जो कहाँ से आया, इसका ओरिजिनल डिसिप्लिन क्या है, बायोलॉजी। सोचो बायोलॉजी भी आपके बिजनेस के अंदर आ जाता है, इसका ओरिजिनल डिसिप्लिन क्या है, बायोलॉजी, या फिर इसको एक और बोल सकते हैं एनिमल साइकोलॉजी। ठीक है, तो एनिमल साइकोलॉजी। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। तो आज मैं यहीं पे ओवर करती हूँ, एंड करती हूँ, और फिर उसके बाद हम और आगे जाएंगे, सेकेंड पार्ट में जाएंगे, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह पढ़ेंगे। आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया। इफ़ यू लाइक्ड माई क्लास, प्लीज़ टू मोटिवेट मी, बिकॉज आई रियली लाइक व्हेन यू गाइज लाइक द क्लास, एंड मुझे समझ आता है कि मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए कि मैम थोड़ा फास्ट जाओ, बहुत स्लो जा रहे हो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई और, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन ऑल्सो। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द क्लास, डू लाइक माई क्लास एंड ऑल्सो शेयर इट with your friends, and subscribe my channel. Thank you so much guys, it was very nice having you all, and do study well and see you in the next class. Bye bye.